अगर आ भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो तो दिखता था ना। जी सर दिखता है। चलो ये फैशन है। प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज के क्लास में चलेगा समास, जो कि बोर्ड में एकदम से चकाचक दिख रहा होगा सबको। तो ये है समास। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि समास किसे कही जाती है। समास दो या दो से अधिक पदों के मेल को ही समास कही जाती है। तो देखिए, दो पदों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? समास। और समास को संक्षिप्त में कह सकते हैं, एकदम से इसका अलग अगर अर्थ निकाला जाए तो इसी को कहेंगे संक्षिप्त करना। क्या करना? संक्षिप्त करना, छोटा करना या फिर लघु करना। कुल मिला के इसको हम लॉन्ग नहीं बनाएंगे, बस ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव सवालों को किस तरह से बेहतर ढंग से कर सके, तो आज की क्लास में यही जानने के लिए, सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं समास के कुल कितने भेद हैं। तो देखिए, समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। अर्थात हम कह सकते हैं समास के मुख्यतः कितने प्रकार? 6 प्रकार। समास के कुल 6 भेद हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं 6 कौन कौन। और हाँ, 7वां में एक हम पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा नए समास। तो सबसे पहले हम 6 के नाम लिख देते हैं और एक जो 7वां पढ़ाएंगे वह होगा अलग से नए समास। तो पहला तत्पुरुष समास, ये रहा पहला तत्पुरुष समास। दूसरा में हो जाएगा द्विगु समास। तीसरा में हो जाएगा द्वंद्व समास। चौथा में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। और ये रहा पांचवा में हो जाएगा अव्ययी भाव समास। छठा में हो जाएगा कर्मधारय। ये रहा कर्मधारय समास। और अभी हम बोल रहे थे कि समास के अगर भेद पूछा जाए तो जवाब देना है कि 6 ही तो होता है। समास के टोटल 6 भेद होते हैं। पूछा जाता है कौन सा समास है, तो ये वाला हो जाएगा नए समास। ठीक है, तो आज इन्हीं 7 समास के बारे में हम लोग जानेंगे कि विकल्प वाला सवाल को किस तरह से अच्छे तरह से हम लोग लगा सकें। ठीक है, तो ये है नए समास। और बाकी तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। और 1 में हम लिखाए थे तत्पुरुष समास। जानने की जरूरत है तत्पुरुष समास होता क्या है, तत्पुरुष समास को कैसे हम पहचान सके। और पहचानने के लिए तो पढ़ा रहे हैं। अगर पहचानना है तो कुछ नहीं, हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे। इसका कोई परिभाषा और विभाषा नहीं लिखाएंगे, सीधा ऑब्जेक्टिव के अगर दृष्टिकोण से चलें तो समासिक विग्रह करने पर मध्य में कारक चिन्ह आ जाता है। अब कहोगे कारक चिन्ह होता क्या है, तो कारक चिन्ह पता होगा। कारक के कुल 8 भेद हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को किले अपदान से संबंध काके किया री अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे अजी। तो ये सबको याद ही होगा। क्या? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को किला पादान से संबंध काके किया रारे री अधिकरण में पर संबोधन है हो अरे अजी। तो इसमें से पहला हटा देना है कर्ता, लास्ट का संबोधन हटा देना है। तो बीच में बचा कौन? 6 गो। टोटल कितना बच रहा है? 6 गो। और बस वही 6 में से कोई चीज आ जाने, ने को छोड़कर, हे हो अरे अजी वाला छोड़कर। तो बीच का 6 गो में से कोई अगर एक आता है तो यह रहेगा तत्पुरुष समास। तो जानते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं समासिक विग्रह अगर हम करते हैं, समासिक पदों का अगर विग्रह करते हैं और बीच में आता है कारक चिन्ह, तो वह होगा तत्पुरुष समास। आखिर कैसे?
तो इसे हम जानने के लिए ये उदाहरण के तौर पर देखेंगे, सब कुछ हो जाएगा क्लियर। जैसे में ये है राजकन्या, क्या है? राजकन्या, ठीक है। इधर अगर हम लिख देते हैं राजपूत, इधर लिख देते हैं पदच्युत, इधर लिख देते हैं हथकड़ी, तो क्या ये सारे के सारे तत्पुरुष समास हैं? आखिर हम कैसे जानेंगे कि यही तत्पुरुष समास है? तो बहुत ही आसान तरीका होता है तत्पुरुष समास समझने का। इसका हम लोग कर देंगे विग्रह, अर्थात दो पदों के मेल से यह बना है। दो पदों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। बिल्कुल ये दो पदों के मेल से बना है। तो ठीक है, राजकन्या, तो इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, राजा की कन्या, ठीक है, राजा की कन्या। कन्या का मतलब होता है, ये संस्कृत शब्द है, कन्या का मतलब होता है पुत्री। क्या होता है? पुत्री। अब ऐसा नहीं कि हमारे गांव देहात में होता क्या है, वो कन्या बोली जाती है जो कि दुल्हन होती है, नहीं, वो अलग है और ये कन्या अलग है। संस्कृत शब्दों में कन्या का मतलब होता है पुत्री। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम बोल रहे थे और ऊपर में लिख भी दिए, समासिक विग्रह करने पर मध्य में कारक चिन्ह आ जाता है। क्या आ जाता है? कारक चिन्ह। क्या तुम लोगों को दिख रहा है कारक चिन्ह है? यहाँ पर बीच में राजा की कन्या, अगर दोनों पद अलग कर दिए, राजा अलग कर दिए, कन्या अलग कर दिए, अब बीच में दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? काके की ना, तो की आ गया, तो कारक चिन्ह है ना जी, ये कारक चिन्ह है। अच्छा, कारक चिन्ह की बात करें तो हम इधर लिख ही देते हैं, इसका चिन्ह कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए। अच्छा, इसके बाद जो अगला पारी है अपादान, अपादान से। इसके बाद हो जाएगा संबंध का के की, या नहीं तो इससे भी नहीं तो रा रे री। इसके बाद आएंगे हम लोग और भेंट करेंगे अधिकरण से। भेंट करने की जरूरत नहीं है, हाँ, अधिकरण में या पर। इसके बाद होता है संबोधन। क्या? संबोधन। संबोधन का होता है हो, अरे, अजी। दूर में भी कोई है, संबोधित नहीं करते हो, अगर नहीं सुन रहा है, खेलने में मगन, ऐसे बच्चा सब बोलोगे, अरे जहाँ इधर देखा तो हाँ जाओ, फलना जगह जाओ, चिलना जगह जाओ, ये करो वो करो, नहीं, तो पहले संबोधित करना होता है। महिलाएं सब भी बोलती है, क्या बोलती है? जी सुनते हैं या तुम लोग भी बोलते हो हे हो, तो ये सब संबोधित करने वाला शब्द है। यहाँ पर ये ने, तो सुनो, कर्ता और संबोधन को हटा दें तो बीच में कितना बच रहा है? 6 गो। बस यही 6 में से कोई अगर एगो दिख जाए तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे हम पढ़ाएंगे तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के भी कितने भेद होंगे? पहला गायब, आखिरी गायब, तो बीच में कहो 6 गो ना बच्चा जी? कै गो बच्चा? 6 गो ना। तो तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं अगर पूछ ली जाए तो। हाँ, तो अब रही बात, क्या इसमें से कोई न कोई आया है क्या? बिल्कुल आया है, यहाँ पर भेंट कर लो इससे। हाँ, तो राजा की कन्या, तो काके की आ गया ना, तो हो गया तत्पुरुष समास। हमें सब सिर्फ समझना था तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो तत्पुरुष समास में जब भी इसका विग्रह करेंगे, अगर बीच में कारक चिन्ह आ जाए तो कह देंगे तत्पुरुष समास है, ठीक है। इसका भी विग्रह किया जाए। राजपूत मतलब हो गया राजा का पुत्र। क्या वाकई में बीच में कारक चिन्ह आया? क्या आया? हाँ, पदच्युत मतलब होता है पद से च्युत। च्युत का मतलब होता है ना उतारना। क्या होता है? उतारना। जैसे कि चाणक्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को एक सशक्त व्यक्ति बनाकर सम्राट यानी राजा बना दिया था। घनानंद को पदच्युत करके क्या चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। खैर वो सब नहीं चलेंगे, हम ऐतिहासिक क्षेत्र में
सीधा पदच्युत, तो पद से च्युत, क्या यहाँ कारक चिन्ह आया क्या? कारक चिन्ह अगर है तो फिर ये पदच्युत जो शब्द दिख रहा है ये कौन सा समासिक शब्द है? ये समासिक शब्द है तत्पुरुष। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी पहनते हो कि नहीं? हाथ के लिए कड़ी, ये है कड़ी, तो क्या बीच में कारक चिन्ह आया क्या? अरे देखो, हथकड़ी ने हाथ के लिए कड़ी, हाथ और कड़ी के बीच में ये रिलेशन बताने वाला कौन है? के लिए। तो दोनों का सीधा इतना बड़का कौन लिखे? सीधा हथकड़ी बोल दो, हाथ के लिए कड़ी न बोलकर सीधा क्या बोल देना है? हथकड़ी। हथकड़ी क्या हो गया? समासिक शब्द। कौन सा समासिक शब्द है ये? तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। हाँ, और एक नोट हम लिख ही देते हैं, हालांकि इधर भी बोले हैं तत्पुरुष समास के अगर भेद पूछ दे तो टोटल कितने भेद? 6 भेद। इसके भेद तत्पुरुष समास के कुल कितने भेद? 6 भेद हैं। अब पूछ दिया जाए कौन कौन, तो यहां से ये। अब सीधा हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर में। हम क्या लिखाए थे तत्पुरुष समास के बाद? क्या द्विगु था क्या? कुछ भी हो, चलो हम द्विगु ले लेते हैं। ये रहा द्विगु समास। जानते हैं अब द्विगु समास के बारे में? तो कुछ नहीं, कैसे ये समास झट से हम लोग पहचान सके, तो पहचानने की ही विधि पर हम लोग आज बात करेंगे, यही देखेंगे, यही हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, ये है द्विगु। तब तक इसके आगे का हिस्सा को हम कर देते हैं खत्म। अब इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास रहेगा। तो द्विगु समास को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं? इसके लिए कुछ नहीं, इसके प्रथम पद होता है, क्या होता है? गिनती। गिनती बोले तो संख्यावाचक। क्या होगा? गिनतीवाचक या फिर संख्यावाचक। क्या यहाँ तक दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हाँ, तो द्विगु समास का सीधा पहचान है कि इसका प्रथम पद, कौन सा पद? प्रथम पद क्या होगा जी? गिनतीवाचक या संख्यावाचक होगा। इधर क्या लिखेंगे? जगह का थोड़ा अभाव है। हाँ, तो द्विगु समास का कुछ हम सीधा उदाहरण लेते हैं। अब हम लोग चलेंगे द्विगु समास के उदाहरण के तरफ। तो श्री गणेश करें क्या? हाँ, तो द्विगु समास के उदाहरण को देखा जाए। जैसे हम कह देंगे ये है नवरत्न। अरे वार्तालाप नहीं करना है। हाँ, तो ये क्या है? नवरत्न। क्या वाकई में ये 9 है? 9 का मतलब 9 ही होता है। रत्न का मतलब जान ही रहे हो, कुछ भी हो। क्या पहला पद हमारा गिनतीवाचक है? क्या है? और 1, 2, 5, 10, 20, 50 ले लेते हैं। नवरत्न है। त्रिलोकी लिख देते हैं, पंचवटी लिख देते हैं, अष्टधातु लिख देते हैं, अष्टदिग्गज भी लिख देंगे, चौराहा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? चौराहा। ये है चौराहा। चौराहा के बाद और भी बहुत कुछ लिख सकते हो। क्या इन सब में पहला पद गिनतीवाचक है? क्या? 3 का मतलब 3, 5 का मतलब 5, अष्ट का मतलब 8, चौ का मतलब 4। तो कुल मिलाकर अर्थ स्पष्ट करें। हालांकि हमें अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस इतना सीखना है कि द्विगु समास को कैसे पहचाने। द्विगु समास का पहचान होता है पहला पद क्या होना चाहिए? गिनतीवाचक। नवरत्न मतलब 9 रत्नों का समाहार। त्रिलोकी मतलब 3 लोक। अच्छा, पंचवटी मतलब 5 वटों का समाहार। अष्ट धातु मतलब 8 गो धातु का समाहार। जैसे कि मूर्तियां वगैरह बनता भी अष्ट धातु का। हाँ, चौराहा 4 रास्ता का समाहार। ठीक, इसके अतिरिक्त और भी ढेर सारा लिखा जा सकता है। हाँ, तो बढ़ते हैं सीधा अब हम लोग किसके तरफ? तीसरा नंबर। और तीसरा नंबर में हम बताएंगे द्वंद्व। ये है द्वंद्व। अरे वाह! तो द्वंद्व समास के बारे में हम लोग कैसे जान सके? द्वंद्व समास हमें लगता है कि सबसे आसान है। ठीक है, इसको तो हम साफ कर ही देंगे। क्या ये वाला ऊपर लिख दें? जी सर। यहाँ तक कोई बात नहीं, थोड़ा देर और धैर्य रखना है।
थोड़ा देर में तो लिख ही देंगे। थोड़ा देर का मतलब दिन नहीं बोल रहे हैं, समय बोल रहे हैं। हाँ, तो इसको हम यहाँ से डिसमिस करते हैं और ये चीजें यहाँ पर, ये है नंबर 3। जा सकते हो और किसी को जाना है रे? अरे उधर से जिसको जाना उधर से घूम के जा सकता है। ये कट जाता है, बच्चा सब एक्सपर्ट है, कटा देगा। कैमरा तुम लोग की तरफ थोड़ा है। अच्छा, ये 2 को समझ में आ गया? तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां तो और 72 है और आसानी से समझ सकते हो। तो दूसरे दिन फिर पूछेंगे भी हम। तो अभी हमने क्या लिखा था, फिर से एक बार लिख देते हैं। ये रहा द्वंद्व समास। तो जानते हैं द्वंद्व समास का पहचान। इसके दोनों पद प्रधान होता है। तो बच्चे पाटे, इसके क्या दोनों पद प्रधान होता है? अगर दोनों पद प्रधान होता है तो कैसे? और साथ ही साथ इसके पदों के बीच, या पदों के मध्य ये वाला चिन्ह हैपन, और साथ ही साथ और आदि लगा रहता है, या भी हो सकता है। जानने का प्रयास करते हैं उदाहरण के माध्यम से। हम लोग जानेंगे उदाहरण से आखिर कैसे। हमें तो लगता है 72 है ये बाकियों की तुलना में। ये है रात दिन। क्या दोनों पद प्रधान है? बिल्कुल दोनों पद प्रधान है। रात दिन, यहाँ वहाँ, सुख दुख, ऊंच नीच, भला बुरा, भात दाल, लोटा डोरे, सत्तू अचार, तो अगर चोखा नहीं होगा, 2 ही पद लो, भात दाल। अब कहोगे नहीं चोखा चाहिए, अचार चाहिए, घी चाहिए, तो ये अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग समासिक शब्द पढ़ रहे हैं ना। हाँ, तो भात दाल हो। हाँ, ये 72 शब्दों में से एक है। सुख दुख, पूरा दुनिया जो है ना, या तो सुख से काफी एक तरह से प्रसन्न है, या नहीं तो काफी दुखी है। ये महत्वपूर्ण है, ये दुनिया का हिस्सा है। लोग कहता है कि सुख दुख जो होता है एक पहिया की तरह चलता है। खूब सुख करोगे तो दुख भी करना पड़ेगा, काफी दुख करोगे तो सुख भी आएगा। यहाँ वहाँ, जहां तहां, ये सामूहिक स्तरों पर लिखा हुआ रहता है। जहां तहां न थूके, वहां भी द्वंद्व समासिक शब्द का उपयोग कर दी जाती है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक और लिख देते हैं, हाईलाइटेड समासिक शब्द है, ये है लोटा डोरी। बस काफी हो गया, इट्स एनफ। अब बढ़ते हैं चौथे टाइप के तरफ। और चौथा टाइप में हम लेना चाहेंगे कर्मधारय को। क्यों छोड़े इसको, बल्कि एक भी नहीं छोड़ना है। ये है कर्मधारय समास। तो जानने का प्रयास करते हैं कर्मधारय समास को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं, इसके प्रथम पद विशेषण। इसके प्रथम पद क्या होता है? विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। इसका पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। अब जानते हैं विशेषण और विशेष्य किसको कही जाती है।
विशेषण जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हो, एडजेक्टिव बोलते हो ना। और विशेषण के तरफ अगर हम बात करें, विशेषण के बारे में बात करें तो गुण अवगुण सब को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण ही तो कहते हैं। देखना रे बच्चा, सब ज्यादा छटपट करेगा ना तो कैमरा घुमा के फिर छड़ी लगाएंगे। हाँ तो ये उधर हम घुमा देंगे। चलो देखो इधर इतना सब कटवा देंगे अभी। तो विशेषण का मतलब कुछ नहीं, बस इतना समझ लो कि पहला पद क्या होगा, गुण या अवगुण की बात होगा। तो किसका अवगुण या गुण, दूसरे पद का। कैसे, तो यहाँ देख के समझ सकते हो, मना नहीं है। ये है नीलगाय। गाय कैसी है, नीले रंग की। ये गाय की विशेषता बतला रहा है, तो ये हो गया विशेषण। किसका विशेष, ये रहा विशेषण, और गाय तब हो जाएगी विशेष्य, यानी गाय की विशेषता। अच्छा, और भी बताया जा सकता है, बिल्कुल बताया जा सकता है। तो पहला पद अगर विशेषता बतलाए तो सीधा समझ लेना है कि वह है कर्मधार है। अच्छा, अब थोड़ा सा स्पीडली खींचना चाहेंगे। ये है चंद्रमुखी, चांद के समान मुख वाली, यानी मुख का विशेषता ये बतला रहा है। कौन, चांद। इसके अतिरिक्त और भी लिया जा सकता है, ये तो ठीक ठाक है। ये है ज्वालामुखी। क्या है, अब तुम लोग बोलोगे कि ये रेड कलर से क्यों, ज्वाला तो रेड ही होता है, पीला भी होता है। अच्छा, जो भी हो, फिलहाल मेरे पास यही कलर था। तो क्या ये मुख का विशेषता बतलाया ना, और भी ले सकते हैं। तो पहला पद अगर विशेषता बतलाने वाला हो तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं यह समास, कौन सा समास है, कर्मधारय है। हाँ, तो ये था कुछ उदाहरण, और एक उदाहरण लिया जा सकता है, ढेरों उदाहरण लिया जा सकता है, और दिन भर इसी का उदाहरण लिया जा सकता है। तो पता चलेगा 5 दिन में खत्म होगा। तो आते हैं हम लोग अब सीधा 5 नंबर के तरफ। कर्मधारय के बाद अगला जो पारी है वह है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास अगर जानना है तो हमें अव्यय याद होना चाहिए। अगर हमें अव्यय याद है तो फिर अव्ययी भाव समास समझाना मेरे लिए काफी आसान है। कैसे, कुछ नहीं, इसके प्रथम पद अव्यय होता है। इसका प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है। हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसे भी पूछा गया है अब तक में कि अव्ययी भाव समास के कौन से पद प्रधान होंगे, पूर्व पद या फिर बाद का पद। तो इसका पूर्व पद प्रधान होता है। हाँ, अब सीधा आते हैं, इसके कुछ उदाहरण को लेना चाहेंगे, उदाहरण हम दिखाना चाहेंगे, पेश करना चाहेंगे। हाजिर हो उदाहरण। हाँ, ये उदाहरण हमने लिखा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा यथाशक्ति। क्या हो गया ये, यथाशक्ति। आजीवन, यथासंभव, तो इसका जो ये दिख रहा है पहला पद, ये अव्यय है। ये पहला पद जो दिख रहा है ये अव्यय है। अब सीधा हम लोग चलेंगे छठा नंबर में, और छठा नंबर अव्ययी भाव समास के बाद जो पारी है वह है बहुव्रीहि समास।
तो ये रहा बहुव्रीहि समास, और यह सबसे हटके है, अलग है। इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि तीसरा पद ही प्रधान होता है। मतलब बोले तो क्या तीसरा पद नहीं, बल्कि तीसरा अर्थ देता है। दोनों पद मिलता है और देता है तीसरा पद। तो बहुव्रीहि का मतलब बहुव्रीहि में बस यही होता है, यह सीधे शब्दों में कह सकते हैं एक विशेष अर्थ देता है। यह एक विशेष अर्थ देता है। इसका दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। लिख सकते हैं इसके दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि एक तीसरा अर्थ देता है। तो जानने का प्रयास करते हैं आखिर कैसे। तो ये बेहतर ढंग से हम लोग उदाहरण से ही समझ सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा उदाहरण देते जाएंगे, क्योंकि ये 6 के बाद 7वां भी पढ़ना है, लेकिन समास के कुल 6 भेद होता है। ये रहा उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण हम लोग देखेंगे। हमने लिखा पंकज, तो ये है पंकज, ठीक है। पंकज के बाद ये रहा नीलकंठ। नीलकंठ के बाद और भी ढेरों लिख सकते हैं, जैसे कि ये है गंगाधर, ये रहा लंबोदर। आखिर ये एरो क्यों लगा रहे हैं, तो ये हम समझाना चाहेंगे कि ये सब कैसे एक विशेष अर्थ देने वाला शब्द है। अब विशेष अर्थ देने वाला है तो बहुव्रीहि हो जाएगा, बिल्कुल बहुव्रीहि होगा। तो पहले इसका हम विग्रह कर लेते हैं, समासिक विग्रह जिसको कही जाती है। पंकज मतलब ये हो गया पंख में जन्म लेने वाला। क्या? पंख में जन्म लेने वाला। पंख का मतलब होता है कीचड़। पंख का मतलब होता है कीचड़। पंख का मतलब ही होता है कीचड़। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला। कीचड़ में तो बहुत कुछ जन्म लेता है, डोका, सित्तू, घेगुआ, शैवाल, लेकिन अर्थ देगा एक ही पूरे दुनिया में, वह होगा कमल। तो कमल का फूल देखे हो, यह भी कीचड़ में ही खिलता है। तो कीचड़ में जन्म बहुत कुछ लेता है, तो सभी पंकज नहीं हो जाएगा। पंख मतलब कीचड़, ज से जन्म लेना, तो पंख में जो जन्म लेने, कीचड़ में जो जन्म ले, वह कहलाएगा पंकज। और पंकज का अर्थ क्या होता है? कमल। आते हैं नीलकंठ। नीला हो जिसका कंठ। अगर किसी का कंठ नीला है तो क्या नीलकंठ कहलाएगा? नहीं, नीलकंठ कहलाने का अधिकारी एक ही व्यक्ति है, और वह है देवों के देव महादेव, अर्थात हम कह सकते हैं शिव। क्या समझ में आया? तो है नीलकंठ, लेकिन अर्थ दे रहा है शिव। क्या सिर्फ शिव ही होंगे? बिल्कुल सिर्फ शिव होंगे। कोई एक ही आदमी अगर बार बार आता है किसी भी शब्द के पीछे उसका अर्थ के अनुसार, तो फिर वैसे शब्द बहुव्रीहि के अंतर्गत आता है, और इसकी संख्या बहुत कम है, लेकिन जो भी है फिक्स है। अच्छा, गंगाधर, यहाँ लिखने में थोड़ा सा त्रुटि हुई है। हाँ, तो गंगा को धारण करने वाला गंगाधर कहलाता है। तो गंगा को धारण करने वाला बताया जाए तो एक ही आदमी है पूरे दुनिया में, वह भी तो शिव ही हैं। अपने जटा में लसका कर रखे हुए हैं। क्या? इसके बाद लंबोदर। क्या? लंब हो जिसका उदर, यानी बड़का पेट वाला, लंबा पेट वाला। लंब हो जिसका उदर, अर्थात एक ही व्यक्ति है, वह है श्री गणेश। सबसे पहले पूजा इन्हीं की होती है। लंब हो जिसका उदर, अर्थात
श्री गणेश। बस हमें बताना है लंबोदर क्या है, बहुब्रीहि समास है। क्यों क्यों किया कि विशेष अर्थ देता है। नहीं तो इस दुनिया में बड़े बड़े पेट वाले, हमें लगता है गणेश से भी बड़े बड़े पेट वाले ढेर सारे लोग मिल जाएंगे। क्या ऐसे ऐसे बड़े पेट वाले मिलेंगे जो जिसके लिए चलना फिरना बोलना भी मुश्किल हो जाता है, तो वह श्री गणेश नहीं बन जाएंगे। क्या लंबोदर नहीं बोल दोगे उसको? हाँ, आते हैं, इतना ढेर सारा हो गया, लेकिन कुछ और अगर हम उदाहरण लें तो बिल्कुल ले सकते हो। जैसे में जटाधारी डमरूधारी भी कर ही सकता है, उसमें भी क्या सिर्फ शिव ही आएंगे। अब सीधा हम लोग बढ़ते हैं नंबर 7 के तरफ, और 7 में हम रखने वाले हैं नए समास। तो हम बता रहे थे कि समास के कुल 6 ही भेद, लेकिन ये 7वां किधर से आ गया, तो 7वां अलग से पढ़ लिया जाए। नए समास, इस समासिक शब्द में सदैव, सदैव बोले तो हमेशा ना का अर्थ देता है। ना बोले तो अभाव, अभाव बोले तो कमी, कमी का अर्थ देता है, हमेशा कमी का अर्थ देता है। क्या नीचे रिफ्लेक्स कर रहा है, क्या चमक रहा है? अच्छा, ऐसे भी ज्यादा नहीं, 5-6 को लिखेंगे। तो उदाहरण में या जैसे में देखा जाए, नाकाम मतलब बिना काम का, बेवजह, बिना वजह का। तो ये सब के सब फिर से लिख देते हैं, ये है बेवजह। और निश्चित, इतना ही नहीं, एक किससे भी बना देते हैं, अनजान। तो क्या इन सभी अर्थों को ध्यान से अगर देखा जाए और गौर फरमाया जाए, तो देखो नाकाम है, ये बिना काम का। ना का अर्थ दे रहा है ना जी, ये ना का अर्थ दे रहा है, नाकाम बिना काम का। अच्छा, बेवजह यानी फिजूल का, बेवजह कोई वजह नहीं है, दारू पी के आया, मार दंगा कर लिया, किसी से भिड़ गया, चलो ये है बेवजह। अरे दारू पीने का मतलब ये नहीं है कि वह किसी से लड़ जाए, नहीं नहीं, ऐसे भी लोग, कुछ लोग मनसुख होते हैं, बेवजह किसी से लड़ जाते हैं। अच्छा, और निश्चित, निश्चित नहीं है, अनजान जानता ही नहीं है। तो सब में देखो अभाव, यानी ना का अर्थ दे रहा है। तो इस तरह से पूरा समास खत्म हुआ, और ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।